आज़ादी कायद-ए-आज़म ने शुरू की अलहदा मुल्क की, उसमें मेरे वालिद शरीक थे और गुरदासपुर जेल में कैद हुए इस तहरीक के दौरान, अंग्रेज़ों के दौर में। वो जो मैंने बाद में अयूब खान और भुट्टो और ज़ियाउल हक का बताया है, वो बाद के वाक़यात थे, मगर मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो उधर भी उस वक्त भी वो गुरदासपुर जेल में गिरफ्तार हुए। फिर मेरा ख्याल है वो 1936 में उन्होंने बार पास किया मेरे ख्याल में, और वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने, पहले पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तान तो बना नहीं था, पहले इंडियन थे जिन्होंने बरतानिया का बार पास किया। उससे पहले कई अच्छे बैरिस्टर्स हो चुके थे, गांधी, नेहरू, जिन्ना, वो ये नहीं कर सके। ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि अल्लाह ने उसी शख्स से ये को एजाज़ दिया जिससे पाकिस्तान बनाने, आइन के बनाने का एजाज़ दिया हो। तो वो जो है वो भी एक बहुत बड़ा एजाज़ रहा है। बल्कि हमारे वो ख़ानदान में लतीफ़ा है कि जब अपना नतीजा देखने गए तो वो समझे कि शायद फेल हो गया, उनके नाम का जिक्र नहीं, हालांकि वो जो टॉप पे आता है उसका सबसे ऊपर नाम लिखा होता है, वो नीचे देखते उसमें वो कहा यार फिर शायद रह ही गए होंगे बाहर सूरत। तो वो काफ़ी ये सिलसिला रहा। तो मेरे दादा की बड़ी काविशें थी दीन और सियासत दोनों के अंदर। मेरे ताया की बड़ी थी, वो यहाँ से जला वतन होके अंग्रेज़ों के दौर में, मौलाना मोहम्मद अली कसूरी साहब, वो कैम्ब्रिज के मैथमेटिशियन थे। और मतलब आप सोच नहीं सकते उस वक्त 1930 की दहाई में कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में हाँ, अच्छा वो उस वक्त थे, मेरा नहीं ख्याल कसूर में कोई उस वक्त कोई गया होगा ऐसी जगह पे और मैथमेटिक्स के मजमून में। उन्होंने बड़ी बगावत की, और वो उनकी बगावत इतनी थी कि इरशाद अहमद हक्कानी साहब ने लिखा है कि वो जो हमारा कसूर में घर है ना, जो सुल्तान मार्केट अब बन चुकी है, उसके बाहर वहाँ पे मोरी गेट के बाहर अंग्रेज़ों के दौर में फंदे लटके होते थे फांसी के। वो मेरे दादा और मेरे ताया जो हैं, और इरशाद अहमद हक्कानी साहब मरहूम मेरे वालिद के जनाजे पे भी थे और मेरे दादा के जनाजे पे भी थे। तो वो ये उन्होंने ख़ुद मुझे बताया है। तो मैं कह रहा था कि वो जो दौर है उसमें बड़ी स्ट्रगल रही और मीनिंगफुल स्ट्रगल रही। मुझे जो मेन फ़र्क अब लगता है, उस दौर के ज़माने में बड़ी तब्दीलियाँ आई, पाकिस्तान बन गया, बहुत बड़ी तब्दीली थी। हमने इसको शायद कंफ्यूज ना करें, हमें अंग्रेज़ों से भी निजात हासिल हुई और इंडियन हेजेमनी से भी निजात हासिल हुई। ये कई चीज़ें हमने उसको कंफ्यूज कर दिया पाकिस्तान के बनने के साथ, मगर पाकिस्तान का बनना कई चीज़ें हैं। मेरी बात आप समझे, कई चीज़ें। वो मुल्क भी बना, अंग्रेज़ों की हुक्मरानी भी ख़त्म हुई, और इंडिया की हेजेमनी ओवर इंडियन मुस्लिम्स जो पाकिस्तान में आए वो भी ख़त्म हो गई। तो कई चीज़ें हमने अचीव की, वो बहुत बड़ी चीज़। मुल्क में आइन का दौर आहिस्ता आहिस्ता आया, और वो फौजी अदवार के मार्शल लॉ ख़त्म, वो मार्शल लॉ के बनाए हुए दसातीर ख़त्म होते गए। जैसे 1958 में वो आया था और फिर 62 का आइन बना, वो सब सिलसिला ख़त्म हो गया। तो वो वाकई बड़ी तब्दीलियाँ थी। अब तब्दीलियाँ नहीं आती,
हम जिंदगी के कई साल गुजार चुके हैं। ये एक अजीब सी चीज़ है कि हालात जो है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टैगनेट कर चुके हैं। दुनिया में मसलन एक तब्दीली जो आई, कोल्ड वॉर ख़त्म होने की आई। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि कुछ शक्लों में शायद दोबारा कोई कोल्ड वॉर शुरू हो गई हो, मगर उस सतह की कोल्ड वॉर नहीं है जो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान हुई थी। मिसाल के तौर पे जितने जितने हमारी मुल्क थे वो आपस में दस्तों गिरेबान थे, कुछ अमेरिका के हिमायती, कुछ सोवियत यूनियन का। वो जो कोल्ड वॉर थी, कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के साथ साथ WTO आ गया, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर था। उस वर्ल्ड ऑर्डर का जो बुनियादी नुक्ता था वो बैनुल-अक़वामी कैपिटलिज्म की बालादस्ती थी, और उसमें उन्होंने दुनिया को तकसीम किया, एक लिहाज से जोड़ा और एक ट्रेड करें तो दुनिया आपको इजाज़त नहीं देगी। अगर आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करें और फिर उसको आगे बैनुल-अक़वामी सतह पे फ़रोख्त करें तो दुनिया इजाज़त नहीं देगी उसकी। आप लोग इस वाक़यात से गुज़र चुके हैं जिनका अहाता करना ज़रूरी नहीं। और फिर जो ईरान और लिबिया ने हमारे साथ किया कि इमदाद हमसे लेते रहे और अमरीकियों को सब कुछ बता दिया। आपने हमारा माहौल ख़राब किया तो आप इसका हर्जाना अदा करें। जिसे कहते हैं, एक असूल है पोल्यूटर पेज। जब हमने टैनरीज का काम वहाँ पे किया था तो उसके पैसे किसी ने अदा करने थे, तो वो गवर्नमेंट के अलावा वो टैनिंग इंडस्ट्री ने उसके पैसे वो उनसे लेना था। बैनी आज गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो बड़े मुल्क हैं जिन्होंने पोल्यूट किया है, बुनियादी तौर पे अमेरिका ने, चाइना ने और हिंदुस्तान ने, इनसे तावान लिया जाए। और ये चीज़ मैंने देखा है कि ज़्यादा खुल के उस वक्त आई है जब आज से कुछ 4 महीने पहले UN के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे आए। उन्होंने शायद ये बात हमें समझाई है, क्योंकि इससे पहले तो हमने कभी ये मुतालबा नहीं किया। कुछ चीज़ों पे ऐसा है कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर है ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। और दुनिया में कोई मेजर जंगें नहीं हुई, मतलब जंगें ज़रूर हुई हैं, ख़ासतौर पे यूरोप में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। अफ्रीका जिसको सारी दुनिया नज़रअंदाज कर चुकी थी, उधर यकलख ग्रोथ रेट बढ़ गया, डेवलपमेंट शुरू हो गई, कुछ तब्दीलियाँ हैं। मगर लोग अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देते हैं, वो देखते ही नहीं इस चीज़ को कि ये क्या सूरत हाल है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। वो ये बहस खत्म। आप कह रहे हैं ना, वो दिल से, अच्छा, दिल और दिमाग वाली बात। अच्छा, ये जो एक बहुत बुरी हमने फिर मैंने तो ये ज्वाइन किया, आपको पता है PTI ज्वाइन की है। ये खाली ये नहीं है कि जजों की अपॉइंटमेंट्स कैसे होनी है और एलिवेशन कैसे होनी है, ये इम्पोर्टेंट मामला है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पे इकाम फहम मुशाहिदे के अंदर है कि जब आप कसूर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, या यहाँ से मैं भी जब भी कसूर जाऊँगा तो मुझे रास्ते में हो रहा, यानी लाहौर के अंदर आम फहम ज़बान में कहते हैं कि कुछ एरियाज ग्रीन है, उनको आप ब्राउन नहीं कर सकते। ये LDA की टर्मिनोलॉजी है, तो लाहौर के जो रहने वाले लोग हैं इसको समझते हैं। उनको बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा था, खान साहब को मुझसे जिक्र किया, उन्होंने कहा जी हमारा एक आदमी जो है उसने 300 पार्टी का आदमी 300 एकड़ जगह उसने दरियाए रावी के बेड में ख़रीद ली, और वो चाह रहा था कि उसको रेगुलराइज किया जाए। तो वो कहने लगे जी मुझे वो SM इमरान ने, जो LDA के चीफ थे, उन्होंने आके कहा ये तो काम ही गैर कानूनी, हम कैसे करें। तो पार्टी के अंदर से उनको बड़ी रेजिस्टेंस आई बकौल उनके, जिसकी उन्होंने बड़ा ये इस पे
तकलीफ का इजहार किया। अब वो कह रहे थे कि जब हम स्टे ऑर्डर्स के लिए जाते थे, या सॉरी रेगुलेट करने जाते थे, तो अदालतें स्टे ऑर्डर दे देती थी। पैसा ही बहुत ज़्यादा है इस बिज़नेस में। अगर आप किसी आदमी से मिलें जो इसमें है, मैं तो कोई डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन जो डेवलपर्स हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें बेहिसाब पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है। और वो जो है पैसा वो लोगों को मजबूर करता है इस काम को करने पे, मगर इसकी आप बड़ी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसको कैसे डील करना है। फिर अब मैं आपको एक बात बताऊं, 2005 के लगभग की बात है कि किसी सतह पे फैसला हुआ कि लाहौर की एक्सपेंशन होनी है। अब या तो ये होता कि आपको याद है उन दिनों जिला काउंसिल भी लाहौर में होती थी, यादश बखैर, अब जिला काउंसिल नहीं होती। लाहौर में तकरीबन 15% या इसके लगभग आबादी, मेरा अंदाज़ा, मैंने आदाद शुमार चेक नहीं किए, वो रूरल एरिया पे मुहित होती थी। तो इन्होंने शहर एक्सपेंड करना था, या तो एग्जिस्टिंग शहर गाड़ी होती थी 2D, तो 2D को गधा टकरा गया, खोती रेडी बच गई। तो उन्होंने कहा यार क्या रिपेयर कराने की जरूरत है, नहीं ले लेते हैं। अच्छा, ये एक यहाँ पे माहौल आया, उसने ज़रई रकबे लाहौर के ख़त्म करा दिए। अब वो लोग भाग के कहीं आगे पीछे गए हैं। अब ये काम कसूर में भी हो रहा है, और मुझे लोग ये कहते हैं कि जो GT रोड पे गुजरा वाले जाते हैं उनको भी आपको ग्रीन एरियाज नजर नहीं आ रहे। अब खान साहब के सामने बहुत बड़ा मसला था, फौज इस लाइन में है डेवलपमेंट की, जो लोग हैं उनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको स्टे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो कोई एक ऐसी को तरीका होना चाहिए कि हम इनको रोकें कैसे। हाउस ट्राइब्यूनल्स बना देने चाहिए। इन हाउस ट्राइब्यूनल्स का मतलब ये है कि हम अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन ख़त्म कर दें और वही कोर्ट्स हैं जो उस महकमे के अंदर बनाएं, वही फैसला करें। उस पर जो इतराज़ था हामिद खान साहब को, जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, वो मेरे साथ मेंबर है, या ऐसे कह लें मैं उनके साथ मेंबर हूँ चेयरमैन एडवाइजरी काउंसिल का, कि नून लीग के दौर में ये ओहदे ऐसे लोगों को जा चुके हुए हैं कि ये रेगुलेशन वहाँ पे अगर हमने करने की कोशिश की तो दिक्कत होगी। मगर वो लीगल मैटर्स में अब साबका जो चीफ जस्टिस है नासिरुल मुल्क, उनको लेके आ रहे हैं। उनसे मेरी अभी वैसे मीटिंग हमारी नहीं हुई कि उनसे भी राय ली जाए कि हम इसको कैसे ख़त्म करें, मुसीबत ना पड़ जाए। ये बहुत सीरियस इश्यूज है, अगर हमने इनको एड्रेस ना किया तो पाकिस्तान, मगर जो बहुत प्रॉब्लम है, ये जो गवर्नमेंट हमारी आई थी पंजाब में, इन्होंने को ओनरशिप ली, आपने सड़कों का अशर देखा जो हुआ है, ओनरशिप ही नहीं ली, नहीं बिल्कुल तबाह हो गई। और खान साहब को इस चीज़ की बहुत तकलीफ है कि मगर खान साहब के इल्म में है ये चीज़ें कि हमारे अपने आदमियों ने करप्शन की। मैं इस सड़कों के वाले से नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ कि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है और हमारे लिए एक नई मुसीबत बन गई थी। डेवलपमेंट फंड्स देने पड़ते थे। ये मुझे हमारे दोस्त इजाज चौधरी साहब ने कहा, उन्हें कहा जी हमने 2-3 बजट उनको डेवलपमेंट फंड दे के कराया। अब अंदाजा लगाएं, आपके जो हमने टैक्स डिडक्ट किया वो इन लोगों के हवाले किया कि वो अपनी ईमानदारी पे करें। फर्ज करें अगर कोई उनमें से ईमानदारी नहीं करता तो आपके तो पैसे वेस्ट हो गए जो आपने कंट्रीब्यूट किए नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक्चुअली बड़े संजीदा इश्यूज हैं और इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। ये अल्लाह की बड़ी खुसूसी मेहरबानी है, मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे भाई, और अब मैं कुछ नातवा कोशिश कर रहा हूँ। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा इतनी जनरेशन्स में कि इन्होंने करप्शन किया। मुझे कोई फैमिली बताए जो पाकिस्तान में बचा हो 100% जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगा, कोई बता दे मुझे। सभी होंगे, शायद ही कोई बचा होगा। मैं ये और मगर इन चीज़ों का कि पाकिस्तान के इश्यूज क्या है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। सोशल मीडिया ने रिवाज डिबेट का ख़त्म करके नैरेटिव्स का रिवाज शुरू कर दिया और ये पूरी दुनिया में ज़ाबा है हुआ।
जी बहुत शुक्रिया मुख्तियार साहब आपका, आपने हमें टाइम फैज़ दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया और नाज़रीन को बहुत अच्छी और कीमती बातें बताई। और मेरा ख्याल है वो जो नहीं ये सोचते या नहीं समझते कि नैरेटिव क्या है और किसके पीछे चलना और डिबेट क्या है, कंट्रीब्यूट क्या है, तो वो उनको अगर नैरेटिव और डिबेट का फ़र्क ख़त्म ना हुआ तो फिर लोगों ने अपनी अक्लों को इस्तीफे दे दिए, बिल्कुल। अगर ना ये फ़र्क ख़त्म हुआ। और इस दुआ के साथ कि ये फ़र्क ख़त्म हो जाए हम इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।